हेलो। कोई बोलेगा थोड़ी ना, आप बोलो अपना। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज संविधान के निर्माता, आदिवासी आइकॉन, हॉकी के दूसरे जादूगर जयपाल सिंह मुंडा जी की जयंती है। और आज हम संविधान सभा में डॉक्टर अम्बेडकर और जयपाल सिंह मुंडा जी के बीच का जो सहयोग था उस पर चर्चा करेंगे। आप ये सब जानते हैं कि जयपाल सिंह मुंडा ने आदिवासियों के लिए बहुत कुछ किया, किंतु सत्ता के लालच में और सत्ता के दलालों ने जयपाल सिंह मुंडा जी को उतना सम्मान नहीं दिया जितना कि बाबा साहब और अन्य को मिला। अब जानते हैं जयपाल सिंह मुंडा का सबसे ज़्यादा जोर शिक्षा पर था, एजुकेशन पर था। वो चाहते थे कि आदिवासी समाज में जो अंधविश्वास, पाखंड और धर्मभीरुता की जो समस्या है उसका अंत हो। जयपाल सिंह मुंडा मानते थे कि आदिवासी ना हिंदू हैं, ना मुस्लिम है, ना क्रिश्चियन है। आदिवासी सिर्फ आदिवासी हैं और आदिवासी पुराणों से भी पुराने हैं। आपने जयपाल सिंह मुंडा जी के बारे में जितना पढ़ा लिखा होगा, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जयपाल सिंह मुंडा जी ने आदिवासियों के लिए जी जान लगाकर उनके हक हकूक़ की लड़ाई में साथ खड़े रहे। पर कुछ लोग जयपाल सिंह मुंडा और डॉक्टर अम्बेडकर जी के बीच में विरोधाभास की स्थिति का जिक्र करते हैं। मैंने जितना बाबा साहब और जयपाल सिंह मुंडा जी के बारे में पढ़ा है, उसके आधार पर कह सकता हूँ कि जयपाल सिंह मुंडा और बाबा साहब के बीच में कोई मतभेद नहीं था, कोई मनभेद नहीं था, बल्कि दोनों ने मिलकर आज संविधान में जो दलित आदिवासी पिछड़ों के जो अधिकार हैं, हकों की जो लड़ाई है, उसका नेतृत्व जयपाल सिंह मुंडा जी और डॉक्टर अम्बेडकर ने संयुक्त रूप से मिलकर किया और उस सारे हक हकूक़ की लड़ाई, अधिकारों की लड़ाई को अंतिम अंजाम तक पहुंचाया, जिसकी वजह से आज आप और हम हैं। आज आप और हम स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और अपने विचारों की अभिव्यक्ति के माध्यम से एक दूसरे को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। और ये जयपाल सिंह मुंडा और डॉक्टर अम्बेडकर जी के बिना शायद संभव नहीं। सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखना चाहूँगा जो ये दर्शाती है कि जयपाल सिंह मुंडा और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में विरोधाभास की स्थिति नहीं थी, किंतु कुछ मनोवादी मानसिकता के लोग, और मैं यूँ कहूँ कि नव मनोवादी मानसिकता के लोग, जिसमें दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्गों के नौकरी पैसा लोग ज़्यादा हैं, या
बाबा साहब और जयपाल मुंडा जी की मेहनत, लगन और समर्पित कार्यों की वजह से उनको जो अधिकार मिले हैं, उससे कुछ लोग अपने व्यक्तिगत व्यवसायों में भी हैं। पर मेरा मानना है, जो मैंने अब तक जयपाल जी के बारे में पढ़ा है, वो ये है कि सबसे ज़्यादा जो बाबा साहब और जयपाल जी के बीच में मतभेद की दीवार खड़ी की जाती है, वो इस बात को लेकर के की जाती है कि आदिवासी शब्द का समावेश संविधान में नहीं हो पाया। उसकी वजह डॉक्टर अंबेडकर को मानते हैं। ये सरासर गलत है, निरर्थक है, मनगढ़ंत है, क्योंकि जयपाल मुंडा जी और अंबेडकर ने आदिवासी शब्द को संविधान में रखने के लिए अपने भरपूर कोशिश की, किंतु के एम मुंशी और मावलंकर जी जो संविधान सभा में जयपाल मुंडा जी के बोलने पर आपत्ति कर रहे थे और वो चाहते थे कि आदिवासी शब्द संविधान में ना आए, क्योंकि एक मानसिकता के लोग आज भी आदिवासियों को आदिवासी मानने के लिए तैयार नहीं हैं। वे आदिवासियों को वनवासी, गिरिजन, पहाड़ों पर रहने वाले और यहाँ तक कि जंगली की संज्ञा देते हैं। इसी से आक्रोशित होकर संविधान सभा में जयपाल सिंह मुंडा जी ने उन सबको जवाब देते हुए कहा था कि हाँ, मैं जंगली हूँ और मुझे अपने जंगलीपन पर गर्व है, पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मुझ जंगली से आपको बहुत कुछ सीखना है। आदिवासी संस्कृति से आप लोगों को बहुत सीखना है। आपकी जो यूज एंड थ्रो की जो संस्कृति है, उपयोग में लेने की और फेंकने की जो संस्कृति है, वो आदिवासी संस्कृति नहीं है। आदिवासी संस्कृति प्रकृति से जुड़ी हुई है। प्रकृति ही आदिवासियों के अंग अंग में बसी हुई है, बल्कि प्रकृति से आदिवासियों का अंश और वंश का संबंध है, जिसको हम धराड़ी कहते हैं, जिसको हम प्रकृति से नैसर्गिक जुड़ाव की परिभाषाओं में पिरोते हैं। और ये सब कहने के बाद जब संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति शब्द को गढ़ने की जो परिकल्पना जो आई, उसके लिए अंबेडकर जी को दोषी मानना बिल्कुल गलत है, क्योंकि के एम मुंशी और मावलंकर जी और उनके साथी दूसरे जो लोग थे, उन्होंने जयपाल जी के आदिवासी शब्द के समावेश के बाद आदिवासी शब्द को संविधान में नहीं जोड़ने के लिए भरपूर विरोध किया, और विरोध इतना आगे तक बढ़ गया, इतना ज़्यादा हो गया कि जयपाल मुंडा जी संविधान सभा की बहस को छोड़ करके तत्कालीन बिहार स्टेट में चले गए, जो अब झारखंड है। और मैं आपको आग्रह करना चाहूँगा कि आप दिल्ली में बहुत पुरानी लाइब्रेरीज है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, जवाहरलाल नेहरू पुरातत्व लाइब्रेरी जो तीन मूर्ति पे है, और ऐसे अनेक लाइब्रेरियाँ हैं जिसमें उस समय के अखबार आपको मिल जाएंगे। मैं एक अखबार का संदर्भ आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। आप 6 सितंबर 1949 का अखबार सर्चलाइट देखिएगा, सर्चलाइट के कुछ अंक संस्करण देखिएगा, उनमें आपको पाएंगे, वो वहाँ पर आप देखेंगे। मैंने भी जवाहरलाल नेहरू लाइब्रेरी में ये सब देखा है, पढ़ा है, और पढ़ने के बाद ही आप सबके सामने रखा। सर्चलाइट अखबार उस जमाने का अंग्रेजी का सबसे प्रसिद्ध और सबसे ज़्यादा संचालित सर्कुलेट होने वाला अखबार था, जिसके संपादक रामा राव थे। और जब जयपाल मुंडा जी
संविधान सभा की बहस से के एम मुंशी और मावलंकर के बीच जो कहासुनी हुई उससे नाराज होकर बिहार चले गए। तो वहाँ जाकर के उन्होंने सर्चलाइट के संपादक रामाराव जी को एक साक्षात्कार दिया, जो वहाँ पे सर्चलाइट अखबार में छपा। और उसमें जयपाल मुंडा जी सीधे सीधे शब्दों में कहते हैं कि आदिवासी शब्द को संविधान में नहीं रखने से मेरी भावना आहत हुई है, मैं मानसिक तनाव में हूँ, मैं भावनात्मक रूप से आदिवासी शब्द से जुड़ा हुआ हूँ और आदिवासी शब्द को संविधान में तथाकथित मानसिकता के लोगों ने शामिल नहीं होने दिया। कुछ लोग कहते हैं कि ये अम्बेडकर जी ने शायद आदिवासी शब्द नहीं संविधान में रखा, ये सही नहीं है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अम्बेडकर जी ने जो दूसरे समुदायों के लिए या दूसरे वर्गों के लिए संविधान में जो स्थान दिया वो आदिवासियों के लिए उतना नहीं दिया। ये बात तथ्य गलत है, ये बिल्कुल सरासर गलत है कि अम्बेडकर जी और जयपाल मुंडा जी के बीच में कोई मतभेद था। बिल्कुल मतभेद नहीं था। अगर जयपाल मुंडा जी और अम्बेडकर जी के बीच में मतभेद होता तो आप संविधान सभा की बहस के एक दूसरे हिस्से को देखिए, जिसमें जयपाल मुंडा जी के एम मुंशी और मावलंकर की बहस के बाद नाराज होकर बिहार चले जाते हैं और उसके दूसरे तीसरे दिन 5वीं अनुसूची पर बहस होती है। 5वीं अनुसूची जो भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आदिवासियों को विशेष अधिकार देती है और उस 5वीं सूची का आज तक 1% भी कहीं से लागू नहीं हुआ है। आप सोचिए, वो 5वीं अनुसूची अगर लागू हो जाती तो शायद आदिवासियों की स्थिति वो नहीं होती जो आज है। और ये 5वीं अनुसूची जयपाल मुंडा जी के बिहार जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में जुड़वाई। तो जो लोग, जो तंग मानसिकता के लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब और जयपाल मुंडा जी के बीच का मतभेद का जो कारण बताते हैं उसको आप कह सुनकर सत्य मत मानिए। उसके बारे में आप लोग पढ़िए, रिसर्च कीजिए। पॉलिटिकल साइंस के मेरे भाई जो इस बारे में रिसर्च कर सकते हैं वो भी इस तरह के रिसर्च को आगे लेकर के आएँ और लोगों के सामने वो तथ्य रखें कि जयपाल सिंह मुंडा जी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच में आदिवासी शब्द को संविधान में शामिल करने को लेकर के कोई भी मतभेद या मनभेद नहीं था। साथ ही जो 5वीं अनुसूची में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भूमिका निभाई उस भूमिका को भी लोगों के सामने रखें और लोगों को बताएं कि बाबा साहब ने आदिवासियों के लिए कितना किया, कैसे किया, किन परिस्थितियों में किया। और एक सिर्फ आदिवासी शब्द को संविधान में नहीं रखने का लांछन बाबा साहब पर जो मनवादी मानसिकता के लोग या नव ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग, जिसमें हमारे पढ़े लिखे भाई बहन भी हैं, वो भी कुछ कहते हैं और उसको मैं कई बार सोशल मीडिया पे मुझे भी गालियाँ पड़ती है, मैं भी गालियाँ खाता हूँ जब ये बात कहता हूँ कि बाबा साहब इसके लिए निर्दोष हैं कि आदिवासी शब्द संविधान में नहीं रख पाए। पर कुछ तंग मानसिकता के लोगों को ये स्वीकार नहीं है, क्योंकि उनके मन में वही ब्राह्मणवादी मानसिकता है जो अब नव ब्राह्मणवाद के रूप में पनपी है। मैं दूसरी बात एक और कहना चाहूँगा, जो अक्सर बाबा साहब को आदिवासियों के खिलाफ बोलने वाले यूज करते हैं। वो कहते हैं कि भारत में जब बांधों की संरचना हो रही थी, बांध बन रहे थे, जिसमें पंजाब के भाखड़ा बांध का सबसे पहले उदाहरण दिया जाता है। ये बात सत्य है कि जब भी कहीं भी विकास की कोई शुरुआत होती है, चाहे वह बांध बनने की हो, चाहे सड़क बनने की हो, चाहे उद्योग धंधे लगने की हो,
तो उसका सबसे पहला और सबसे सीधा असर आदिवासियों पर पड़ता है। पर आदिवासियों के लिए को अक्सर ये भी कह दिया जाता है कि आदिवासी विकास के विरोधी है। कोई भी आदिवासी विकास का विरोधी नहीं है। आदिवासी सिर्फ अपनी ज़मीन से जुड़कर विकास चाहता है, ज़मीन से कट कर नहीं। और बाबा साहब ने इन सब को ध्यान में रखते हुए ही 5वीं अनुसूची की संकल्पना संविधान में की, ताकि किसी भी आदिवासी भाई बहन को कोई तकलीफ नहीं हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि जयपाल मुंडा जी और अम्बेडकर जी के बीच में आदिवासी शब्द को लेकर के जो दीवार बनाते हैं, वो बिल्कुल सरासर गलत है। वो बाबा साहब के साथ न्याय नहीं है। आपको ये सब समझना होगा। दूसरी, जो बाबा साहब अम्बेडकर और जयपाल मुंडा जी में जो समानता थी, वो थी शिक्षा को लेकर के। बाबा साहब अम्बेडकर शिक्षा के बारे में कहते हैं कि शिक्षा से हिरनी का दूध है। ऐसा ही जयपाल मुंडा जी भी कहते थे। बाबा साहब कहते थे शिक्षा अर्जित करने के लिए आपको जो कुछ भी खोना पड़े उसको खो दीजिए, पर शिक्षा अर्जित कीजिए। बाबा साहब यहाँ तक कहते हैं कि अगर आपकी जेब में 2 रुपये हैं तो 1 रुपये से आप रोटी खरीदिए और दूसरे रुपये से आप कोई पढ़ने की पुस्तक खरीदिए, कोई किताब खरीदिए। जो रोटी आप खरीदेंगे वो आपको जीने के लिए ऊर्जा देगी, आपको शरीर में ऊर्जा देगी। और जो किताब खरीदेंगे वह किताब आपको मानसिक संतोष देगी, मानसिक विकास आपका करेगी। सेम उसी तर्ज पर जयपाल मुंडा जी कहते हैं कि शिक्षा के बिना किसी भी व्यक्ति का विकास संभव नहीं है। जो तथाकथित मंदिरों में जो मूर्तियाँ रखी हुई है, वो निर्जीव मूर्तियाँ किसी आदिवासी का कभी कोई भला नहीं कर सकती। ना विगत में किया है, ना वर्तमान में कर रही हैं, ना भविष्य में। जयपाल मुंडा जी जैसे अम्बेडकर जी शिक्षा का महत्व समझते थे, वैसे जयपाल मुंडा जी भी शिक्षा के महत्व को जानते पहचानते थे। और उन्होंने शिक्षा को लेकर के दोनों के बीच में बहुत बहुत समानताएं मिलती हैं। इसको भी आप देखिएगा। और दूसरी बात जो मैं आपके सामने कुछ कहना चाहता हूँ वो ये है कि आज एक और शख्सियत, माता सावित्रीबाई जी का भी जन्मदिन है। उसके भी लिए आप सबको बधाई, शुभकामनाएं। माता सावित्रीबाई को नमन। माता सावित्रीबाई ने किन परिस्थितियों में शिक्षा की शुरुआत इस देश में की, वो महिलाओं को अपने रिसर्च में इस चीज़ को सामने लाना चाहिए। महिलाओं को शिक्षा के लिए जो कष्ट सावित्रीबाई फुले जी ने सहा, ज्योतिबा फुले जी ने सहा, बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको आगे बढ़ाया, जयपाल मुंडा जी ने उसको आगे बढ़ाया। ये सारी जो बातें हैं, ये आप सब लोगों को देखने की ज़रूरत है। मैं आप लोगों के सामने कहने को तो बहुत कुछ कहना चाहता था, पर ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, क्योंकि ज़्यादा लंबी बात शायद पचती नहीं है। इसलिए आप सब मेरे साथ जुड़े, उसके लिए आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय बिरसा, जय भीम, जय